आइए बच्चे, अब इसका एक और बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी तसल्ली हो जाएगी पूरी। ठीक है, आइए जी। किताब पे चलते हैं। जैसे इसमें टैक्स का पॉइंट नया था, उसमें भी एक आधा ही पॉइंट नया है, बाकी क्वेश्चन होने लायक है। क्वेश्चन नंबर 204, अगेन स्टडी मैट का सम है। मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा, इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं। ये पेपर में आ सकते हैं और ये 15-20 नंबर के सम आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो जिस दिन किसी का दिमाग हिल गया उसने डाल देने उठा के। आइए जी, ध्यान से पढ़िएगा। ITS एंटरटेनमेंट लिमिटेड एंड इंडियन अम्यूजमेंट कंपनी is happy with the success of its water park in India. इंडिया में वाटर पार्क उसका है, बहुत खुश है। The company wants to repeat its success in Nepal also, where it is planning to establish a grand water park with world-class amenities. तो अब इंडियन कंपनी है, नेपाल में प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोच रही है। पिछला सवाल क्या था? यूएस कंपनी थी, इंडिया में प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोच रही थी। अब उल्टा है, इंडियन कंपनी है, नेपाल में प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोच रही है। द कंपनी इज ऑल्सो एनकरेज्ड बाय अ मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट ऑन विच इट हैज जस्ट स्पेंट 20 लाख। तो दिस इज संक कॉस्ट। उसने एक रिसर्च करवाई है। देखो, कोई भी नया प्रोजेक्ट करेगा तो पहले रिसर्च करवाएगा ना कि नेपाल में लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते भी हैं कि नहीं है। ठीक है ना, तो उसने 20 लाख रुपए खर्चा कर दिया है। अब प्रोजेक्ट करो ना करो, ये 20 लाख तो वापस आएगा नहीं। सो दिस 20 लाख इज योर संक कॉस्ट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रेलेवेंट कैश फ्लोस। ठीक है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी नेपाली रुपीज 450 करोड़। अगेन फॉरेन करेंसी में कैश फ्लोस दिए हुए हैं। ठीक है, एंड इट वुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर्स टाइम। Half of the construction cost will be paid in the beginning and rest at the end of the year. तो Y0, Y1 225 करोड़ आपका यहां लग जाएगा, 225 करोड़ आपका यहां लग जाएगा। तो हमारे ज्यादातर कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस में कैपिटल कॉस्ट Y0 पे ही होती है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कैपिटल कॉस्ट हम हमेशा Y0 पे मानते हैं, पर यहां वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इट वुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर्स टाइम, मतलब 1 साल तो उसको बनने में लग जाएगा। हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी पेड इन द बिगिनिंग एंड रेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ध्यान से सोचो, अगर प्रोजेक्ट को 1 लाख बनने में लग जाएगा, मतलब वो दूसरे साल से ऑपरेशनल होगा। तो आमतौर से हम जो FCFF निकालते हैं वो Y1 से स्टार्ट करते हैं। इस बार FCFF Y2 से स्टार्ट होंगे, बिकॉज 1 साल तो प्रोजेक्ट बनाने में ही लग जाएगा और ऑपरेशनल वो Y2 से शुरू होगा। आंसर आपको Y0 पे ही करना है, सो अकॉर्डिंगली आपको फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। इन एडिशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वुड बी 65 करोड़ फ्रॉम द ईयर एंड 1। Y1 से वर्किंग कैपिटल लगनी शुरू होगी, क्योंकि बच्चे जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा तभी तो आपकी वर्किंग कैपिटल लगनी शुरू होगी ना। सो वर्किंग कैपिटल Y0 पे नहीं है, वर्किंग कैपिटल Y1 से स्टार्ट हो रही है। और एक ही बार है। इन एडिशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 65 करोड़ फ्रॉम द Y1। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये तो कैपिटल आउटफ्लोज हैं, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो भी Y1 पे है 65 करोड़। द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 4 ईयर ऑफ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 250 करोड़। 4 साल का सवाल है और जो स्क्रैप है वो 4 साल बाद है, कितनी? 250 करोड़। तो ये चौथे साल आपको रियलाइज होगा। ठीक है, अंडर द चौथा मतलब प्रोजेक्ट का पांचवा सॉरी है ना, क्योंकि दूसरे साल से तो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा। तो प्रोजेक्ट का 5वां, बच्चे 1 साल प्रोजेक्ट बनने में लगेगा, 4 साल चलेगा, सो टोटल 5 साल का सवाल हो गया ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Under the foreign capital encouragement policy of Nepal, company is allowed to claim 20% depreciation allowance per year on reducing balance basis। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन कैपिटल एनकरेजमेंट पॉलिसी भाड़ में जाए, मैंने क्या लेने देना है। मेरे काम की बात है
20% डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, पर आगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ 200 करोड़। आप 450 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कह रहा है पर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आपको 200 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकती। सो 200 करोड़ को 20% रेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, और ये भी Y2 से स्टार्ट होगा, बिकॉज जब काम शुरू होगा तभी तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। सो ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने 450 करोड़ लगाया है, पर नेपाल की पॉलिसी है और नेपाल कहता है जी आप 200 करोड़ से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ NPR 200 करोड़। ओके, द कंपनी कैन रेज लोन फॉर थीम पार्क इन नेपाल एट 9%। लो जी, वो 9% के रेट पे लोन भी रेज कर सकता है। द वाटर पार्क विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,20,000 विजिटर्स पर डे। एक दिन में 20,000 विजिटर आएंगे। ऑन एन एवरेज इट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 70% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट ऑपरेशनल 4 years। 4 साल का सवाल है, 2, 3, 4, 5, तो 20,000 दर्शक आ सकते हैं, पर लगता है 70%, 14,000 एक दिन में आएंगे। और ये देखो, द पार्क वुड ओपन फॉर 360 डेज इन अ ईयर, तो 14,000 इंटू 360, टोटल 50,40,000 दर्शक एक दिन में आने की संभावना है। एंट्री टिकट इज एक्सपेक्टेड टू बी NPR 220 पर पर्सन। बहुत इजी है, 50,40,000 इंटू 220, ये आपका सेल आ गई। इन एडिशन टू एंट्री टिकट रेवेन्यू, द कंपनी कुड अर्न रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड फैंसी गिफ्ट आइटम। अब थीम पार्क है, लोग आएंगे, खाएंगे, कुछ गिफ्ट भी खरीदेंगे, वहां से भी रेवेन्यू आएगा। एवरेज सेल एक्सपेक्टेड टू बी NPR 150 पर विजिटर फॉर फूड एंड बेवरेज एंड NPR 50 पर विजिटर फॉर फैंसी गिफ्ट आइटम। सो उनका भी रेवेन्यू पर विजिटर दिया हुआ है। फूड एंड बेवरेज से 150 रुपए रेवेन्यू कमाएंगे, रेवेन्यू मतलब सेल, प्रॉफिट नहीं, और गिफ्ट आइटम से 50 रुपए पर विजिटर हम सेल करेंगे। सेल्स मार्जिन ऑन फूड एंड बेवरेज एंड फैंसी गिफ्ट आइटम्स इज 20% एंड 50%। बड़ा शाना है, उसने फूड एंड बेवरेजेस और गिफ्ट आइटम का सेलिंग प्राइस दे दिया, उनका सेल्स मार्जिन दे दिया, मतलब उनकी कॉस्ट नहीं दी। तो आप मार्जिन सीधा निकाल लीजिए, आपने कॉस्ट क्या करनी है। तो सेल में से अगर कॉस्ट माइनस करते तो मार्जिन आता है, यहां सीधा ही मार्जिन दिया हुआ है। और पार्क 360 दिन काम करेगा। सो ये सेकंड आपके कैश फ्लोज निकालने के काम आएगा। एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट वुड बी NPR 65 करोड़ पर एनम। द एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट वुड बी NPR 5 करोड़। ये सारे खर्चे हैं आपके कैश फ्लोज FCFF में से माइनस होंगे। द अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी NPR 25 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय NPR 4 करोड़ एवरी ईयर। फिर से पंगा, और ये है, ये पहचानो क्या है। द कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स टू द ट्यून ऑफ NPR 5 करोड़ टू द पार्क। ये क्या है? वो तो बच्चे सारे कैश फ्लोज हैं, वो तो समझ में आ रहा है। एक स्टाफिंग कॉस्ट है, एक एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट है, एक अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। सो आपका रेवेन्यू कहां से आएगा? सेल ऑफ टिकट्स, फूड आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, ये 3 से रेवेन्यू आ गया। माइनस खर्चे क्या क्या हैं? एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आपका EBIT आ जाएगा। सर ये क्या है? द कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स टू द ट्यून ऑफ NPR 5 करोड़ टू द पार्क। बच्चे ये हैं अपोर्शन ओवरहेड्स, और CA इंटर के जमाने से हम जानते हैं कि अपोर्शन ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट। अपोर्शन ओवरहेड्स होते हैं कि ये खर्चा तो पहले ही हो रहा था, ये प्रोजेक्ट का खर्चा नहीं है, ये खर्चा पहले ही हो रहा था, इस प्रोजेक्ट को अपोर्शन किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, और ये इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। बिकॉज प्रोजेक्ट हो या ना हो, ये खर्चा तो होना ही होना है। एलोकेशन तो अकाउंटिंग एंट्री होती है, तो हम यहां अकाउंटिंग एंट्री करनी थोड़े बैठे हैं। सो प्रोजेक्ट को अपोर्शन करा जाएगा इतना खर्चा, ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। सो 3 खर्चे हैं जी, 3 रेवेन्यू है पहले, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ फूड एंड बेवरेज, सेल ऑफ गिफ्ट आइटम्स। 3 खर्चे हैं, स्टाफिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, अदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। नाउ कम टू वेरी खतरनाक लाइन।
all cost and receipts excluding construction cost, asset realizable value and other running and maintenance cost mentioned above are at current prices, that is 0 point of time, which are expected to increase by 5% per year. Oh my god, वो कह रहा है ये सारा कुछ रियल टर्म्स में दिया हुआ है। तीन चीजों को छोड़ के किस किस को छोड़ा है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एसेट रिलाइजेबल वैल्यू एंड अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। बाकी जितने भी कॉस्ट हैं, जितने भी रिसीट्स हैं, वो सब Y0 की टर्म्स में हैं और इसको 5% पर एनम से बढ़ाना है। और इस सवाल में इंस्टीट्यूट ने इन्फ्लेशन ठीक लगाया हुआ है, मतलब जब दूसरे साल का इन्फ्लेशन लगाया है तो 2 साल का इन्फ्लेशन ऐड किया गया है, यहां ठीक किया हुआ है। पिछले सवाल में मैंने बताया था इन्होंने गलत किया हुआ है, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने ठीक किया हुआ है। ये खतरनाक पॉइंट है क्योंकि इससे कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं। खतरनाक नहीं होता, इससे कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं। जैसे आपका एंट्री टिकट प्राइस कितना है 220, तो ये 220 नहीं आएगा ना, ये दूसरे साल से स्टार्ट होना है, तो इसमें 2 साल का इन्फ्लेशन 220 प्लस 5% प्लस 5%, तो पहला एंट्री टिकट प्राइस आएगा 242.55, क्योंकि एक साल पार्क फिनिश होगा, दूसरे साल से ऑपरेशनल होगा, सो 2 साल का इन्फ्लेशन। इसी तरह आपको हर फिगर ध्यान से कैलकुलेट करनी है, 3 को छोड़ के। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 450 करोड़ ही रहेगा, रिलाइजेबल वैल्यू 250 करोड़ था, यस, रिलाइजेबल वैल्यू 250 करोड़ ही रहेगा। अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जितना दिया हुआ है, बिकॉज वो कह रहा है कि वो 5 करोड़ है, और सॉरी अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 25 करोड़ है और वो पहले ही हर साल बढ़ रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 4 करोड़ एवरी ईयर। तो शायद इसीलिए उसने अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पे इन्फ्लेशन ऐड नहीं करवाया। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। मुश्किल नहीं है, कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं बस, और कुछ नहीं है। करंट स्पॉट रेट इज NPR 1.6 पर रुपी होगा, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हैं तो पर रुपी होगा। टैक्स रेट इन इंडिया इज 30% एंड इन नेपाल इट इज 20%। सो लग रहा है कि सेम पॉइंट है, पर नहीं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की कोई बात ही नहीं है। सो क्वेश्चन में स्पॉट रेट दिया हुआ है, इंडिया का टैक्स रेट दिया हुआ है, नेपाल का टैक्स रेट दिया हुआ है, और DTA के बारे में कुछ नहीं लिखा। आइए जी, पढ़िए अब ध्यान से, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टेस्ट आ गया है। द करंट वैक ऑफ द कंपनी इज 12%। ये कंपनी कहाँ बैठी है? इंडिया में। तो इंडिया का डिस्काउंट रेट थोड़ा ना चाहिए हमें, तो फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट रेट चाहिए। क्यों सर, इसमें होम करेंसी अप्रोच नहीं लगेगा? वैसे बता दो, इसमें होम करेंसी अप्रोच नहीं लगेगा। पिछले में हमने होम करेंसी अप्रोच ही लगाया था, पर इसमें होम करेंसी अप्रोच लगेगा ही नहीं। कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉट रेट गिवन है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, वैसे थोड़ा सा सवाल रहता है, पर आगे से सारा वैक के बारे में लिखा है। सिर्फ सवाल में स्पॉट रेट गिवन है। सर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हम निकाल लेंगे ना इन्फ्लेशन से। कहां से निकाल लोगे? इन्फ्लेशन सिर्फ नेपाल का गिवन है, और वो भी जरूरी थोड़ा इन्फ्लेशन ही है। यही लिखा है, इसको 5% पर एनम से बढ़ाना है। ये क्या है? ये 5% इन्फ्लेशन थोड़ा, चलो मान लो ये इन्फ्लेशन है। वेयर इज इंडियन इन्फ्लेशन रेट? तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन फॉरेन करेंसी अप्रोच पे होना है, और ये इजी सवाल हो गया आपके लिए कि कैलकुलेट कैश फ्लोज इन NPR, कैलकुलेट डिस्काउंट रेट इन NPR, कैलकुलेट कैश फ्लोज इन NPR, कैलकुलेट डिस्काउंट रेट इन NPR, कैलकुलेट NPV इन NPR। बात खत्म, समझ गए? पिछला क्वेश्चन होम करेंसी अप्रोच पे किया था, वो तभी मुश्किल हो गया लास्ट में कि आपको सारे के सारे कैश फ्लोज, क्योंकि वहां डिस्काउंट रेट जो था वो US कंपनी का गिवन था, डॉलर वाला। तो यहां डिस्काउंट रेट कौन सा है, आओ जरा देखते हैं। करंट वैक ऑफ द कंपनी इज 12%। करंट तो इंडिया में बैठा है वो, सो इंडिया वाले प्रोजेक्ट का वैक, इंडिया का वैक क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज प्रोजेक्ट रिस्क, है ना। एवरेज मार्केट रिटर्न इज 11% RM, एंड इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बॉन्ड इज 8% RF। तो वो CAPM से कहीं निकलवाने वाला है। कोल हो कंपनीज करंट इक्विटी बीटा इज 0.45। याद है? लेवर्ड बीटा, अनलेवर्ड बीटा, इक्विटी बीटा, एसेट बीटा, डेट बीटा, वो लगने वाला है इसमें। कंपनी का करंट इक्विटी बीटा 0.45 है, और कंपनीज फंडिंग रेशियो फॉर द वाटर पार्क वुड बी 55% इक्विटी एंड 45% डेट।
यहां कहीं लिखा हुआ था कि वो 9% पे डेट ले सकता है। ये देखो, वो कह रहा है कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम 55% पैसा इक्विटी से और 45% डेट से लेंगे। ठीक है जी। बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, द अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इन नेपाल इज कॉम्पिटिटिव एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडियन काउंटर पार्ट। क्या कहना चाह रहा है? इंडिया का डिस्काउंट रेट आप नेपाल में नहीं लगा सकते, दोनों का ऑपरेटिंग रिस्क अलग है। ऑपरेटिंग रिस्क अलग है। वो कह रहे हैं नेपाल जो है ना एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां कंपटीशन अलग है, इंडिया से अलग है। कंपनी हैज गैदर्ड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इन नेपाल। वो नेपाल में कॉम्पिटिटर कंपनी ढूंढ के लेके आया। द कॉम्पिटिटर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 1850 करोड़, डेट 510 करोड़ और इक्विटी बीटा इज 1.35 करोड़। ओ माय गॉड सर, क्या कह रहा है? उसी को समझ आएगा जिसको पोर्टफोलियो याद है, और पोर्टफोलियो में स्पेसिफिकली इक्विटी बीटा, डेट बीटा, लिवर्ड बीटा, अनलिवर्ड बीटा वाला टॉपिक जिसको याद है। बच्चे, इंडिया का डिस्काउंट रेट है 12%, पर इस सवाल में मैंने आपको बता दिया ये फॉरेन करेंसी अप्रोच का क्वेश्चन है, ये होम करेंसी से हो नहीं सकता, बिकॉज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है ही नहीं, तो आप होम करेंसी में कहां से कर लोगे? तो नेपाल का डिस्काउंट रेट चाहिए। अब नेपाल में उसने केओ दिया नहीं, आपको केओ निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप एफसीएफ निकालेंगे, एफसीएफ ई थोड़ा निकालेंगे। आपको बताया हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस होती है एफसीएफ लगाओ, और एफसीएफ के लिए डिस्काउंट रेट क्या होता है? केओ। केओ के लिए दो चीजें चाहिए, केडी और केई और उनकी वेटेड एवरेज। केओ के लिए दो चीजें चाहिए, केडी केई और उसकी वेटेड एवरेज के लिए वेट्स दिए हुए हैं। 55% इक्विटी, 45% डेट। केडी दिया हुआ है 9%, ऑफ कोर्स 1 - T। नेपाल का टैक्स रेट कितना है? 20%। इंडिया का टैक्स रेट रेलेवेंट नहीं है, नेपाल का टैक्स रेट कितना है? 20%। क्लियर है? केडी आ गया। केई के लिए आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। बीटा कौन सा? इक्विटी बीटा। अब इक्विटी बीटा कंपनी का करंट इक्विटी बीटा 0.45 है, ये चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिकॉज आपको बताया हुआ है इक्विटी बीटा के ऊपर दो चीजों का इंपैक्ट होता है, एक ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। अब वो कह रहा है ऑपरेटिंग रिस्क नेपाल का अलग है, तो फिर इंडिया का इक्विटी बीटा कहां से चल जाएगा? उसके लिए आपको नेपाल का इक्विटी बीटा चाहिए, और उसके लिए वो नेपाल की कॉम्पिटिटर कंपनी ढूंढ के लेके आया है। और ये देखो, और उसका इक्विटी बीटा दिया हुआ है, तो उसका इक्विटी बीटा एज इट इज थोड़ा लेते हैं, याद करो। उसके बीटा इक्विटी से उसका बीटा एसेट निकालूंगा, और क्योंकि वो भी नेपाल में है, मैं भी नेपाल में हूं, तो हम दोनों का ऑपरेटिंग रिस्क सेम होगा, तो बीटा एसेट भी दोनों का सेम होगा। उसका बीटा एसेट, मेरा बीटा एसेट, और फिर अपनी डेट इक्विटी रेशियो लगा के मैं अपना बीटा ई कैलकुलेट करूंगा। और ऐसे मैंने कम से कम 15 सवाल क्लास में कराए हुए हैं, पर समझ उसी को आया है जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है। बच्चे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही तो हम रिक्वायर्ड रेट निकालना आपको सिखाते हैं ना, तो वही रिक्वायर्ड रेट वो निकलवा रहे हैं, और ये निकलवाना चाहिए सीए फाइनल में। पिछले क्वेश्चन में तो सीधा रिक्वायर्ड रेट आपके मुंह पे मार दिया था, पर यहां वो आपसे रिक्वायर्ड रेट निकलवा रहा है, और तसल्ली से निकलवा रहा है। सो रिक्वायर्ड रेट आपको निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में कॉम्पिटिटर का बीटा एसेट निकालिए, फिर अपना बीटा इक्विटी निकालिए, फिर केई निकालिए, केडी निकालिए, और फिर केओ निकालिए। तो हम क्वेश्चन यही से स्टार्ट कर दे, लास्ट में निकाल लेंगे ये। ठीक है, बस जी, सवाल खत्म हो गया। स्टेट वेदर ITS लिमिटेड शुड अंडरटेक द वाटर पार्क प्रोजेक्ट इन नेपाल और नॉट। सो अगर भूल गया है ये लास्ट वाला पोर्शन, तो वो मैं फिर से आपको याद दिला दूंगा। ठीक है जी। सो क्वेश्चन है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहले 2 साल प्रोजेक्ट बनने में लगे, पहला 1 साल प्रोजेक्ट बनने में लगा, और दूसरे साल से ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया। क्लियर है? तो एक ही स्टेटमेंट बनेगी इसमें, उसी में ही हम एनपीवी निकाल देंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, मैं क्वेश्चन समराइज कर रहा हूं। इंडियन कंपनी नेपाल में जाके, ध्यान से सुनिए, मैं लिख के बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 204। सो इंडियन कंपनी है, प्रोजेक्ट है नेपाल में। इंडियन कंपनी नेपाल में जाके प्रोजेक्ट करने वाली है। आइए जी, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन
सवाल कहता था 450 करोड़, 225 करोड़ यहां, 225 करोड़ यहां, और इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है क्योंकि लिखा हुआ था एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल, बहुत ही ध्यान से, ईयर एंड 1 पे वर्किंग कैपिटल लग रही थी कितनी, कहीं लिखा हुआ था, एक सेकंड रुकिए, वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही थी, इतना बड़ा सवाल है, देखो 65 करोड़, साफ साफ लिखा था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 65 करोड़ फ्रॉम द ईयर एंड 1। बट रुको, क्या इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा? यस, बिकॉज ये सब तो Y0 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो इस पे आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना पड़ेगा। सर इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट, कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो लग नहीं रही, वो एडिशन अगले साल लगेगा ना 5% एक्स्ट्रा, तो 65 का 5% एक्स्ट्रा, 65 इंटू 5%, 3.25, फिर इसका इंटू 1.05, 3.41, 5% एक्स्ट्रा, 3.25 इंटू 1.05, फिर इंटू 5% एक्स्ट्रा, 343.41 इंटू 5% एक्स्ट्रा, 1.7 सॉरी प्लस 5%, 3.41 प्लस 5%, 3.58 एक्स्ट्रा। नहीं, ये तो चौथा साल आ गया ना, तो चौथे साल में तो इनफ्लो ही आ जाएगा। एक सेकेंड, प्रोजेक्ट 4 साल का है, सॉरी माफ करिएगा, तो ये ठीक था, 3.41 इंटू 1.05, 3.58 एक्स्ट्रा, और फिर लास्ट में इनफ्लो 65 प्लस 3.25 प्लस 3.41 प्लस 3.58, 75.24 का लास्ट में आपका इनफ्लो भी आएगा। ये करना है, क्लियर हुई बात? ये घटिया पॉइंट था, बाकी आपको सही कर लोगे, ये नहीं सही होना, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ 3 चीजें छोड़नी है जिस पे इन्फ्लेशन नहीं लगाना। पहली कौन सी थी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दूसरा एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू। लो जी, अब मैं स्क्रैप ही लिख देता हूं, तो स्क्रैप आपको 5वें साल के लास्ट में रियलाइज होने वाली है कितनी? 250 करोड़, क्योंकि इसमें एक्सचेंज रेट का तो कोई पंगा ही नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग। वेयर इज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग? सब कुछ बस नेपाली करेंसी में हो रहा है बस, ठीक है ना। दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो स्क्रैप को छोड़ के, एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को छोड़ के सब पे इन्फ्लेशन लगाना है। सो बिलीव मी, ये पॉइंट गलत होने वाला है पेपर में। पहले साल आपने 65 लगा दिया, पर वो Y0 की टर्म में है। अगले साल आपको 5% एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो 5% मैंने लगा दिया 3.25। फिर अगले साल और इसका एक्स्ट्रा 5% की जरूरत पड़ने वाली है, सो 3.25 इंटू 1.05, 3.41। एक्चुअली तो बच्चे 65 के ऊपर ही लगेगा ना, ये 65 का 5% और इंटू 5%, 3.41। फिर अगले साल और 5% की जरूरत पड़ने वाली है, इंटू 1.05, और लास्ट में सारा इनफ्लो वापिस आ जाएगा। सो ये पॉइंट खतरनाक था, ये गलत हो जाएगा पेपर में। ओके, सो आउटफ्लो तो इतने थे। उसके बाद रेवेन्यू 3 है, वो तो अब मैं सीधा स्टेटमेंट में ही लिखूंगा। रेवेन्यू 3 है आपके, एक सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ फूड, सेल ऑफ बेवरेजेस। अब फूड और बेवरेजेस, सॉरी, सेल ऑफ फूड बेवरेजेस और सेल ऑफ फैंसी गिफ्ट आइटम। फूड और बेवरेजेस का सेलिंग प्राइस दिया और प्रॉफिट मार्जिन दिया है, तो सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करके हम सीधा इसका प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, और इन सब पे इन्फ्लेशन लगेगा। जैसे इधर देखो, सेल ऑफ टिकट्स, तो ये Y2 से स्टार्ट होगा, Y1 में तो है नहीं, Y2 से स्टार्ट होगा। अब सेल ऑफ टिकट भी तो Y0 की टर्म्स में है, सेल ऑफ टिकट भी Y0 की टर्म्स में है। अब Y0 की टर्म्स में टिकट कितने की बिच रही है? 220 रुपए की। तो 2 साल बाद ये रेट होगा इंटू 1.05 इंटू 1.05। सो 220 प्लस 5% प्लस 5%, 242.55। मैंने बोला ना, अब इंस्टीट्यूट ने सही किया हुआ है, बिकॉज वो सब कुछ Y0 की टर्म्स में दिया हुआ है, मेंशन्ड अबव एट करंट प्राइसेस, दैट इज 0 पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अगला
242.55 प्लस 5%, 254.68 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको हर साल के एंट्री टिकट्स के सेल निकालना है और इनटू नंबर ऑफ विजिटर्स, वो तो इजी है। फिर फूड एंड बेवरेज, देखो फूड एंड बेवरेज का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 150 का, इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है 150 इंटू 20% 30, पर आप 30 नहीं ले सकते ना। सो इधर देखो एक निकालता हूं, फूड एंड बेवरेजेस 150 इंटू 20% इंटू 1.05 इंटू 1.05, सो ये आएगा 33.075। इस तरीके से करना है एंड सो ऑन, सारा आगे बढ़ेगा ना। ये तो हर साल का, ये तो 5% से बढ़ता चला जाएगा, प्लस 5% 34.73 एंड सो ऑन, प्लस 5% प्लस 5% 33.075 इंटू 1.05 एंड सो ऑन। क्योंकि मैं नीचे इतनी कैलकुलेशन कहां से दिखाऊंगा, इसी तरह से गिफ्ट आइटम का और इसी तरह से खर्चों का। सो बड़ा सा स्टेटमेंट बनाते हैं और आंसर निकालते हैं। चलिए जी, कैलकुलेशन ऑफ FCFF। कैलकुलेशन ऑफ FCFF। सो पहले अपने रेवेन्यू कैश फ्लोज निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 5 साल बनाने पड़ेंगे हमें, Y0 भी बनेगा, Y0 पे वैसे कुछ है नहीं, तो Y0 की, हाँ Y0 पे है ना 225 करोड़, क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा बनेगा आपका। सर ये तो बड़े अच्छे सम हैं, तभी तो ये आएंगे आप पेपर्स में। इंस्टीट्यूट तैयारी कर रहा है अच्छे अच्छे पेपर्स पूछने की, तो ये इनके भी तैयारी है अब आने की। बहुत टेढ़े मेढ़े लाइन बन रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 0 1 2 3 4 5। आइए जी, सो बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले मैं जरा रेवेन्यू निकाल लूं, ठीक है। सो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स या टिकट सेल पर विजिटर, द एंट्री टिकट पर विजिटर। आइए जी, ए एंट्री टिकट पर विजिटर, सो ये तो दूसरे साल से स्टार्ट होगा, ये निकाला है पहला 242.55। अब ये मैं ऊपर दिखा चुका हूं कि ये कैसे निकला, सो मैं नीचे नहीं दिखा रहा, ठीक है। नेक्स्ट 254.68, ये कैसे निकला, ये तो सिंपल है ना, 242.55 इंटू 1.05 एंड सो ऑन। 254.68 प्लस 5%, 267.41 प्लस 5%, 280.78। समझ गए। बी प्रॉफिट फ्रॉम फूड एंड बेवरेज, प्रॉफिट फ्रॉम फूड एंड बेवरेज पर विजिटर, सब कुछ पर विजिटर निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ विजिटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये मैं पहला निकाल चुका हूं 33.08, सो दोबारा नहीं निकाल रहे, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। दूसरा 34.73, अब इसमें 5% जोड़िए, 34.47 है, 36.47 प्लस 5% 38.29, 38.29। सी प्रॉफिट फ्रॉम गिफ्ट आइटम, प्रॉफिट फ्रॉम गिफ्ट आइटम्स पर विजिटर। अब बच्चे वो भी इसी तरीके से निकलने हैं, तो मैं यहीं पे उसकी पहली कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। सो गिफ्ट आइटम है 50 रुपए का और उस पर प्रॉफिट का रेट है 50%, तो 50 इंटू 50% इंटू 1.05 इंटू 1.05, 2 साल का इन्फ्लेशन 27.56, बस प्लस 5% 28.94 प्लस 5%
30.39 प्लस 5% 31.91। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू पर विजिटर। रेवेन्यू पर विजिटर तीनों का टोटल लगाइए 242.55 प्लस 33.08 प्लस 27.56 303.19 254.68 प्लस 34.73 प्लस 28.94 318.35 267.41 प्लस 36.47 प्लस 30.39 334.27 280.78 प्लस 38.29 प्लस 31.91 सो 350.98। लो जी, नंबर ऑफ विजिटर्स सो दिस इज डी, दिस इज ई। सो 360 दिन काम होगा, 20,000 आएंगे और 70% कैपेसिटी भरने की संभावना है। 50,40,000 ये तो बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा। तो लैक्स में कर लें इसको, हाँ लैक्स में ही कर लेते हैं बच्चे, ये तो बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा ना, तो इसको लैक्स में ही कर लेते हैं या करोड़ में ही कर लेते हैं, देखते हैं किसमें फिगर सही आती है। टोटल रेवेन्यू तो ये हो गया आपका एफ। तो डी इंटू ई 303.19 इंटू 50,40,000 तो बहुत बड़ा फिगर है, तो इन करोड़ ही कर लेते हैं, डिवाइड बाय 1 करोड़ 152.81। हाँ ये ठीक है 150। अब सारा कुछ करोड़ में करना है, ध्यान रखना, ठीक है। 152.81 318.35 इंटू 50,40,000 160.45 334.27 इंटू 50,40,000 168.47 350.98 इंटू 50,40,000 176.89। लो जी, सो आपका रेवेन्यू आ चुका है। अब इसमें से 3 खर्चे माइनस करेंगे, स्टाफिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करना है, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। आइए जी एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट। एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट, तो स्टाफिंग कॉस्ट भी प्रेजेंट टर्म्स में ही दी हुई है, सो यहां मैंने निकाली नहीं स्टाफिंग कॉस्ट, सीधा यहीं पे निकाल देते हैं। अब तो इजी है ना, क्योंकि स्टाफिंग कॉस्ट है 65 करोड़ पर एनम, तो पहले साल की कैसे निकलेगी, इंटू 1.05 इंटू 1.05 71.66। अब तो 5% ही जोड़ना है। 71 यहां सही किया हुआ है, यहां क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन लग रहा है, पिछले सवाल में गलत किया था। 71.66 इंटू 1.05 75.24 75.24 इंटू 1.05 79.00 79 इंटू 1.05 82.95। उसके बाद इंश्योरेंस कॉस्ट एच, इंश्योरेंस कॉस्ट सो 5 करोड़ है, सो 2 साल का इन्फ्लेशन 5 इंटू 1.05 इंटू 1.05 5.51 देन 5.51 इंटू 1.05 5.79 5.79 इंटू 1.05 6.08 6.08 इंटू 1.05 6.38। ओके, आई रिपेयर एंड मेंटेनेंस तीसरा वही था ना,
कहाँ गया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस 25 करोड़ पहले साल का, पहला साल मतलब दूसरा साल, प्रोजेक्ट का पहला साल, हमारा दूसरा, और हर साल 4 करोड़ से बढ़ेगा। आई रिपेयर एंड मेंटेनेंस 25 करोड़, 29 करोड़, क्योंकि इस पे इन्फ्लेशन नहीं लगाना, 33 करोड़ और 37 करोड़। बस जी, तो ये आपका निकल के आ गया जी अबिड्डा। सो ये आपका निकल के आ गया अबिड्डा। कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू क्या है? F माइनस जी माइनस H माइनस I, 152.81 माइनस 71.66 माइनस 5.51 माइनस 25, सो 50.64, 160.45 माइनस 75.24 माइनस 5.79 माइनस 29, 50.42। तो ये सारा NPR करोड़ में है। ओ सॉरी, ये करोड़ ही था सारा, मैंने चेक नहीं किया। हाँ करोड़ ही था, थैंक गॉड। 168.47 माइनस 79 माइनस 6.08 माइनस 33, सो 50.39, 176.89 माइनस 82.95 माइनस 6.38 माइनस 37, 50.56। अब लगाओ इस पे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन तो J के बाद K, मुझे तो लगता है ABC खत्म हो जाएगी इसमें। सो डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाएंगे जी। वैसे तो आपने 450 करोड़ लगाया है, पर वो कह रहा था कि आपको 200 करोड़ से ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं। सो बनाइए जी वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ईयर 1 2 3 4, सवाल में 2 3 4 5, मतलब इसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 4। सो WDV 200 करोड़, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% 40, तो क्लोजिंग WDV 160। तो अगला 160 का 20% 32, 128, 128 का 20% 25.6, 102.4, फिर 102.4 का 20% 20.48, 81.92। सो क्वेश्चन में कोई कैपिटल गेन टैक्स के बारे में तो बात करी नहीं गई है ना, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स भी तो लग जाएगा ना। लास्ट ईयर में आपकी रियलाइजेबल वैल्यू 250 करोड़ है और आपका क्लोजिंग WDV तो 81.92 करोड़ है। अब मुझे नहीं लगता इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगाया होगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, वैसे लगना चाहिए, लगना चाहिए, पर बुक वैल्यू तो ज्यादा ही होगी ना। चलो छोड़ दो, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू तो 450 करोड़ है, पता नहीं वहां टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि नेपाली का क्वेश्चन है। छोड़ो, अपना काम करते हैं। सो पहले साल 160, अरे ये तो नेगेटिव आ गया, ये 400 करोड़ ही था ना। ओ सॉरी, डेप्रिसिएशन मैंने WDV माइनस कर दिया। 40 करोड़, 32 करोड़, 25.6 और 20.48। सो ये आ गए आपके कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन। L कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्सेस, या कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस। कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस 50.64 माइनस 40, 10.64, 50.4, ठीक है करना ही पड़ेगा, माइनस 32,
18.42 टैक्स निकालना है भाई। 50.39 माइनस 25.6 24.79, 50.56 माइनस 20.48 30.08। टैक्स, नेपाल में टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। सो 10.64 इंटू 20%, 2.13। पिछले से फिर भी इजी सवाल है ये, पिछला ज़्यादा गंदा था। इसमें तो एक ही स्टेटमेंट बन रही है। 24.79 इंटू 20%, 4.96, 30.08 इंटू 20%, 6.02। तो सीधा FCFF निकाल रहे हैं। कैसे? अबिडा J माइनस M टैक्स, ठीक है ना, जैसे हम हमेशा क्लासेस में करते हैं। माइनस 2.13, 48.51, 50.42 माइनस 3.68, 46.74। चेक कर लूँ, ठीक है, पता नहीं यहाँ से तो कुछ पता नहीं लगता। 50.39 माइनस 4.96, 45.43। बस हो गया बच्चे सवाल, ये इजी है। 44.54। अब इसमें ऊपर वाली चीजें जोड़ दें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टाइम पीरियड 0 पे 225 और यहाँ पे 225। फिर लास्ट में इसकी स्क्रैप वैल्यू, इग्नोरिंग कैपिटल गेन टैक्स बिकॉज नेपाल में वो कैपिटल प्रोटेक्शन पॉलिसी है उनकी, कैपिटल एनकरेजमेंट पॉलिसी, पता नहीं टैक्स कैसे लग रहा है। और एक वर्किंग कैपिटल है ना, वो हम ऊपर निकाल चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी है। वर्किंग कैपिटल Y1 की दी हुई है सीधी 65। ये सारे आउटफ्लोज हैं। और फिर आगे 3.25, 3.41, 3.25, 3.41, 3.58 और फिर 75.24 का इनफ्लो। बस जी, ये आ गए आपके नेट कैश फ्लोस, नेट FCFF। बस, पर अभी केओ निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज केओ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। सो 225 का आउटफ्लो, 225 प्लस 65, 290 का आउटफ्लो, 48.51 माइनस 3.25, 45.26, 46.74 माइनस 3.41, 43.33, 45.43 माइनस 3.58, 41.85, 44.54 प्लस 250 प्लस 75.24, 369.78। लो जी, आइए जी, जो मेन पॉइंट था सवाल का कि केओ निकाले, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो मैं प्रोसेस पहले ही बता चुका हूं कि उसने इंडियन कंपनी का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, पर आप वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल का प्रोजेक्ट है, कैश फ्लोज नेपाल में है, तो डिस्काउंट रेट भी नेपाल का होगा। फॉरेन करेंसी अप्रोच से ये क्वेश्चन होगा बिकॉज एक्सचेंज रेट सिर्फ स्पॉट रेट ही दिया हुआ है और कोई एक्सचेंज रेट है ही नहीं। दूसरी बात, नेपाल में केई केडी चाहिए, केडी 9% है, 1 - t कर लेंगे। केई के लिए इक्विटी बीटा चाहिए। अब इक्विटी बीटा करंट दिया हुआ है, करंट नहीं चलेगा बिकॉज इक्विटी बीटा पे तो ऑपरेटिंग रिस्क का इफेक्ट भी होता है ना, और ऑपरेटिंग रिस्क कह रहा है इंडिया का अलग है, नेपाल का अलग है। तो पहले नेपाल के कॉम्पिटिटर ढूंढा, वहां से हम उसका एसेट बीटा ढूंढेंगे, उसके एसेट बीटा को अपना एसेट बीटा बनाएंगे, फिर वहां से अपना इक्विटी बीटा ढूंढेंगे। मैं जैसे क्लास में कराता होता हूं वैसे कराता हूं। तो उसने कॉम्पिटिटर ढूंढा है, तो मैं हमेशा क्लास में इसकी बैलेंस शीट बनवाता होता हूं। सो कॉम्पिटिटर का डाटा पढ़ो।
being a tourist place, the amusement industry in Nepal is highly competitive and very different from its Indian counterpart. So operating risk different है, आप same equity beta use नहीं कर सकते. The company has gathered the relevant information about its nearest competitor in Nepal. बच्चे जो ये क्लास कर रहा है तो वो पोर्टफोलियो तो पढ़ के ही बैठे ना, मैं तो ये मान के चलूंगा, ठीक है ना. द कॉम्पिटिटर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो कॉम्पिटिटर का वैल्यू ऑफ इक्विटी है 1850 और कॉम्पिटिटर का वैल्यू ऑफ डेट है कितना 510 करोड़ और उसका बीटा इक्विटी दिया हुआ है. कॉम्पिटिटर का इक्विटी बीटा दिया हुआ है 1.35. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड डेट बीटा हम क्या मानते हैं हमेशा 0. तो यहां से उसका बीटा ये निकालते हैं बिकॉज एज पर एमएम मॉडल अगर दो कंपनीज का ऑपरेटिंग रिस्क सेम है तो दोनों का बीटा एसेट सेम होना चाहिए. तो बीटा एसेट किसके बराबर होता था, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी बीटा एंड डेट बीटा. पर यहां टैक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना. तो बीटा इज इक्वल टू बीटा ई इंटू ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी. डेट बीटा तो 0 मानेंगे, कुछ नहीं लिखा तो बीटा ए ऑफ कंपैरेटिव कंपनी, बीटा ई कितना है 1.35 इंटू इक्विटी का वैल्यू 1850 डिवाइडेड बाय 1850 प्लस 510 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इन नेपाल इंटू 1.20. तो आप इसके वेट्स भी ले सकते थे, मैंने एज इट इज ले लिया. तो बीटा ए 1.35 इंटू 1850 डिवाइड बाय 510 इंटू 0.8 प्लस 1850, टैक्स वाला फॉर्मूला लगाना है ना. तो बीटा ए कॉम्पिटिटर कंपनी का कितना आ गया 1.35 इंटू 1850 डिवाइड बाय 2258 1.11. सो 3 डिजिट ले लो, फिर ज्यादा राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा. 1.106. तो फिर ये आपकी कंपनी है तो इसका बीटा आ रहा है 1.106. तो इसका भी बीटा कितना मानेंगे, मैं ऐसे बना के कराता होता हूं क्लास में 1.106. अब इसका बीटा ई हम यहां से ढूंढेंगे और यहां इक्विटी का वेट कितना है वो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि आप इक्विटी का वेट ले रहे हैं 55% इक्विटी 45% डेट. वेट तो हमारे लगेंगे ना और डेट का 45%. सो फॉर्मूला तो फिर वही है, बीटा ए इज इक्वल टू डेट बीटा 0 मानेंगे, बीटा ई इंटू ई डिवाइड बाय ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी. तो 1.106 इज इक्वल टू बीटा ई इंटू 0.55 डिवाइडेड बाय 0.55 प्लस 0.45 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. मजा आ गया सर, पूरा मजा आएगा बच्चे. 1.106 बीटा ई इंटू 0.55 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 0.8 प्लस 0.55 0.91. तो बीटा ई किसके बराबर होगा 1.106 इंटू 0.91 डिवाइडेड बाय 0.55 1.829 या 830 लो 1.830. इनका आंसर अलग क्यों है, इनका तो 1.74 आया है, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, चेक करें. 0.45 इंटू 0.8, सॉरी टैक्स रेट है ना, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है तो डेट वो कहां से ले रही है. द कंपनी कैन रेज लोन फॉर थीम पार्क इन नेपाल एट 9%. अब ये लिखा नहीं है डेट कहां से ले रहे हैं. सो अगर डेट इंडिया से ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने ये मान के किया है कि डेट इंडिया से ले रहे हैं, तो अगर डेट इंडिया से ले रहे हैं तो फिर टैक्स बेनिफिट भी इंडिया का, टैक्स रेट भी इंडिया का लगेगा 0.3. समझ रहे हो, क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि 9% डेट वो कहां से लेगा. सो मान के चलेंगे वो इंडिया से लेगा. इंस्टीट्यूट ने भी यही मानना है, आप भी यही मानेंगे, तो फिर यहां टैक्स रेट आपको इंडिया वाला ही लगाना पड़ेगा. तो जो इन्होंने अजम्पशन लिया मैंने उस अकॉर्डिंगली किया है. पहले मैंने ये मान के कराया था कि वो डेट बाहर से ही ले रहा है, पर ऐसा है नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं माना और मेरी कोई औकात नहीं है जी इनके सामने. जो ये कहेंगे वही हम करेंगे. 1.74. सो आपका इक्विटी बीटा आ गया 1.74. ओके, अब केडी निकाल लें.
9% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है ना। अब तो टैक्स रेट नेपाल का ही लगेगा ना, अरे केडी तो नेपाली का निकाल रहे हो ना, तो ये थोड़ा पंगे वाला काम है जी जो इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि फिर यहां भी 1.2 लेना चाहिए पर वो इन्होंने लिया नहीं हुआ। चलो एनी हाउ बच्चे, हमें सोल्यूशन मैच कराना ही पड़ेगा इनसे, हमारे पास कोई दो राय नहीं है, ये जो कर रहे हैं ठीक है। सो यहाँ ये लोग 1.03 ले रहे हैं, वैक में तो 20% ही लेना पड़ेगा, पर यहाँ 1.03 ले रहे हैं ये लोग। चलो एनी हाउ जो ये लोग कर रहे हैं इनकी बात मानिए, ठीक है ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सो 9 इंटू 0.8 डेट आ रहा है जी 7.2%। सो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये टैक्स रेट कैसे ले रहे हैं। सो जैसे ले रहे हैं आपको भी वैसे ही टैक्स रेट कंसिडर करने पड़ेंगे। वहां पे 0.3 का कोई अर्थ नहीं है, वो कह रहा है दिया हुआ है तो कहीं तो यूज करना है ना, तो ये समझ के उन्होंने यूज कर लिया है। सो आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, तो इक्विटी बीटा, रिस्क फ्री रेट। बाकी सारा क्वेश्चन इन्होंने ठीक किया हुआ है, बस कोई ना कोई दिक्कत ये लोग क्रिएट करते हैं। आर एफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं तो दिया हुआ था, यस 8%, बीटा ई 1.74, आर एम 11%, माइनस 8%, 13.22%। क्यों निकाल दो, 7.2%, डेट का वेट है 0.45, 13.22% और इक्विटी का वेट है 0.55, बिल्कुल ठीक। सो 7.2 इंटू 0.45, 3.24%, 13.22 इंटू 0.55, 7.27%, 10.51%। सो बच्चे ध्यान रखिएगा, मैंने टैक्स रेट इनके अकॉर्डिंगली ले रही है, मेरे हिसाब से यहाँ 1.3 ही आना है, 1.2 ही आना चाहिए, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, आपको इनके जैसा ही सोल्यूशन करना पड़ेगा। आइए जी 10.51 पे फैक्टर निकालिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10.51%। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1051, तो 0.905, 0.819, 0.741, 0.670, 0.607। लो जी प्रेजेंट वैल्यू 225 नेगेटिव, 290 इंटू 0.905, 262.45 नेगेटिव, 45.26 इंटू 0.819, 37.07, 43.33 इंटू 0.741, 32.11, 41.85 इंटू 0.670, 28.04, 369.78 इंटू 0.607, 224.46। निकाल दो जी एनपीवी। 225 नेगेटिव माइनस 262.45 प्लस 37.07 प्लस 32.11 प्लस 28.04 प्लस 224.46, तो फिर से नेगेटिव है 165.77। लेट मी चेक, बिल्कुल ठीक है। सो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। घटिया सवाल है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन और एनपीवी नेगेटिव आ रही है। प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। तो सिर्फ एक जगह गंदगी करी गई है, बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक ही था, ठीक है ना। चलिए जी, सो ठीक था ये क्वेश्चन, कोई इतना तंग करने वाला सवाल ये नहीं था सर, तंग करने वाला सवाल नहीं था ये ना। तो ये वर्किंग कैपिटल का पॉइंट किसी को समझ में आए, सिर्फ एक वर्किंग कैपिटल वाला और इन्फ्लेशन कैसे लगाना है, 2 साल का इन्फ्लेशन क्यूमुलेटिव, जो करेक्ट वे है काम करने का, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में वो गलत था, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए। तो एक एक घंटे का एक एक क्वेश्चन है ये। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा।